तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, वेपर कंप्रेशन साइकिल। पार्ट 11 में पढ़ेंगे हम लोग टू स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर, मीन्स मल्टी स्टेज के बारे में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके तो गाइज, टू स्टेज कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले मल्टी प्रेशर सिस्टम को हम जानते हैं। मल्टी प्रेशर सिस्टम ये सिलेबस का एक टॉपिक है जिसको हम मल्टी स्टेज और कंपाउंड कंप्रेशन भी कहते हैं। क्लियर नाउ, तो जो हमने सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें सिर्फ हम टू प्रेशर सिस्टम पढ़े थे। कैसे? अगर आपको मैं फिगर दिखाता हूँ, टू कंप्रेशन पुराना है हमारा ये, ठीक है। तो सिंपल था, उसमें टू कंप्रेशन था। एक तो हमारा था कंप्रेसर में प्रेशर चेंज होता था और एक एक्सपेंशन में होता था। एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में प्रेशर का चेंजेस होते थे, ठीक है। बट क्या ज़रूरत पड़ी हमें मल्टी प्रेशर सिस्टम यूज़ करने का या कंपाउंड कंप्रेशन यूज़ करने का, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे बात करें, ठीक है, कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं मींस एक इंजन की तरह कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं मींस ये है हमारा कंप्रेसर, ये पिस्टन, सिलेंडर, इनलेट वाल्व, एग्जिट वाल्व, ठीक है। अगर इसका प्रेशर पीवी डायग्राम आप जब बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ओके, अब देखो तो इसका अगर आप बात करो तो हाउ मच वर्क इट विल बी टेक। अगर आपको कोई लिक्विड को पावर कहाँ देते हो आप, अगर आपको रेफ्रिजरेशन चलाना है तो आप कंप्रेसर को ही पावर दोगे, तब तो कंप्रेसर को पावर दोगे तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। तो पावर की बात करें, हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम इन रेफ्रिजरेटर, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कंप्रेसर का कि कंप्रेसर का क्या कितना पावर है, ठीक है, बात करते थे ना। तो अगर आप इसके कंप्रेसर की पावर वर्क जानना चाहेंगे, हाउ मच एनर्जी इट विल बी टेक, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हुआ इसका वर्क, ठीक है। हाउ मच इट विल बी वर्क, हाउ मच एनर्जी इट विल बी डेवलप दिस, ओके। अब ये सिंगल कंप्रेशन में, ठीक है, अगर ये कंप्रेसर आपका जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें अगर हम एक और कनेक्ट कर दें हमारा जो साइकिल है रेफ्रिजरेशन का, तो इन दैट केस ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ऐसा, फिर वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक आएगा, ठीक है, और फिर ऐसा, और बोले तो ऐसा, सॉरी फॉर डैट, ऐसा, ठीक है, एंड देन ऐसा। तो ये ऐसे ले लो, ठीक है। पहले जो वर्क लग रहा था ये पूरा यहाँ पे कंप्रेसर होने में लग रहा, सिंगल में जब डबल का यूज़ किए, एक तो ये कंप्रेशन हो रहा है, फिर बीच में इंटरकूलिंग, फिर ये कंप्रेशन हो रहा है, तो ये वर्क इधर माइनस हुआ, इतना ही वर्क लग रहा है। तो यहाँ पे हमको कंप्रेसर चलाने में कम से कम पावर खर्चा हो रहा है। तो ये डायरेक्ट असर कर दिखाता है सीओपी को बढ़ाने में, आपका रेफ्रिजरेटर का सीओपी को इंक्रीज करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे असर दिखाता है। क्लियर? तो मल्टी प्रेशर सिस्टम हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने हम रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ा सकें, वर्क कम से कम वर्क हम दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेफ्रिजरेशन मिल जाए, ज़्यादा हमें इनपुट अवेलेबल हो। तो उसी में हमारा जो पहला था एक टू स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू स्टेज की बात कर रहे हैं। तो दो हमने कंप्रेसर लगाया, एक कंप्रेसर हमारा लो प्रेशर कंप्रेसर है, एक हाई प्रेशर कंप्रेसर है। क्लियर? इनके बीच में हमने लगाया एक वाटर का इंटरकूलर। नाम देखिए, टू स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सबकूलर। इंटरकूलर की बात जब भी करेगा तो आपका जो प्रेशर एंथैल्पी का जो बनता है ना, कंप्रेसर सेक्शन में, कंप्रेसर के बीच वाला कहीं बीच में हम कुछ दे रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट इंटरकूलर का होता है। वाटर इंटरकूलर हो चाहे एयर इंटरकूलर हो, कोई भी, ठीक है। एंड लिक्विड सबकूलर। अब सबकूलर की बात करेंगे, सबकूलर का यूज़ कहाँ होता है, जब आप सबकूलर का यूज़ लिक्विड सबकूलर यहाँ कर रहे हैं, ये कहाँ होता है, कंडेंसर और एक्सपेंशन के बीच में। याद रखना, इंटरकूलर का यूज़ होता है दो कंप्रेसर के बीच में, सबकूलर का यूज़ होता है कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में। तो ये जो एक्सपेंशन
हो रहा है यहाँ पे ये 4 से 5 तक ही होता अगर हम लिक्विड इंटर सब कूलर यूज़ ना करते। ये 5 से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। तो हम ये सब कूलर इसलिए यूज़ करते हैं, तो सब कूलर यूज़ करने से ये अपना जो सैचुरेशन टेम्परेचर थोड़ा और ठंडा हो गया, ठीक है, थोड़ा और ठंडा हो गया। तो पहले समझ लो यहाँ आ रहा था, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होता, इतना होता। क्लियर। अब ये सब कूलर देने से हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया, ठीक है, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। क्लियर। तो 2 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर एंड लिक्विड सब कूलर, ऐसा कुछ है। काम कैसे करता है, फर्स्ट ये पॉइंट लें, ठीक है। आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर कंप्रेसर में जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर ऑल्सो विल बी चेंजेस। फिर वहाँ से जो निकलता है वो पहले जाता है वाटर इंटरकूलर में, यहाँ वाटर के कॉन्टैक्ट में आकर ये थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर वो कंप्रेस होता है, ठीक है, हाई प्रेशर कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट, और फिर वहाँ से जब निकलता है तो वो थोड़ा सा उसके टेम्परेचर में फिर चेंजेस होता है ना, वो आता है हमारा कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद वो क्या होता है, ठंडा होता है, और आफ्टर डेट वो फिर जाता है लिक्विड सब कूलर में। तो ये पॉइंट हमारा इसलिए बन के आया लिक्विड सब कूलर। आफ्टर डेट इसके बाद जाएगा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में वो जो रेफ्रिजरेंट है एक्सपेंड होगा, उसके टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड देन इट गोज़ टू इवापोरेटर वेयर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस विल बी एक्टिंग। क्लियर। तो इसका पीवी डायग्राम हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हमने कंप्रेसर बनाया, 2 स्टेज कंप्रेसर। तो 1 से 2 कंप्रेस किया, अगेन हमने वाटर इंटरकूलर दिया। तो वाटर इंटरकूलर जो वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर विल बी चेंज। तो हमने एक कांस्टेंट प्रेशर का लाइन दिया। ये जो हमारा 2 से 3 है, ये क्या है, वाटर इंटरकूलर। अगेन फिर हमने कंप्रेस वो बढ़ाया, तो ये बढ़ा। क्लियर। एंड ये क्या होता है, फिर जो हमारी ये 2 लाइन, ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन यहाँ कहीं मिलेगा, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लिक्विड लाइन, इस रेड वाले को बोलते हैं सैचुरेशन वेपर लाइन। तो आप देखोगे पहले ये ऐसे दूर जा रहा था, ठीक है, तो ये करने से आपका जो लाइन है इसके ये जो पॉइंट है 4 पॉइंट इसके करीब आने लगा, तो अच्छी बात है वेपर केस के, ठीक है। तो उसके बाद या 3 से 4 हमारा 3 से 4 कंप्रेस हुआ, आफ्टर डेट इट विल बी कंडेंस। तो 4 से 5 तक कंडेंस हुआ। फिर हमने यूज़ कर दिया एक लिक्विड सब कूलर का। तो लिक्विड सब कूलर को यूज़ करने से टेम्परेचर सैचुरेशन लिक्विड लाइन से टेम्परेचर उसका और कम हो गया। क्लियर। क्लियर। आफ्टर डेट यहाँ से फिर ये एक्सपेंशन वाल्व में गया, ये एक्सपेंड हुआ, ठीक है। गैस जो आपका रेफ्रिजरेंट था 6 से 7 पे एक्सपेंड हुआ, तो प्रेशर विल बी ड्रॉप। इफ प्रेशर विल बी ड्रॉप एंड टेम्परेचर ऑल्सो विल बी ड्रॉप, एंड प्रोसेस 7 to 1 इवापोरेशन प्रोसेस इन विच रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी कंडक्टेड। तो और ये हमने इसे ड्रॉ किया। दिस इज H4, दिस इज H2 एंथैल्पी, H3, H1 और दिस। क्लियर। नाउ अब इसको हम एज्यूम करते हैं, लेट Q इज द लोड ऑन द इवापोरेटर। तो हाउ मच लोड विल बी एक्ट ऑन इवापोरेटर और हाउ मच लोड रिक्वायर्ड for the refrigerant Q. Okay, and for example mass of refrigerant passing through the evaporator and low pressure compressor, ठीक है, how much mass of refrigerant will passes in evaporator and evaporator से निकलने के बाद हो जाएगा लो प्रेशर कंप्रेसर में। तो कितना अमाउंट, कितने क्या मास है उस रेफ्रिजरेंट का, तो हो जाएगा, इसका जनरल है हमारा 210 Q अपॉन H1 माइनस H7, ठीक है, H1 माइनस H7। क्लियर। वेयर 210 Q अपॉन H1 माइनस H7। तो H7 को हम HF6 भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर H7 इज इक्वल टू HF6। क्लियर। तो HF6 kg/min लिख सकते हैं। नाउ सिंस द मास ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द कंप्रेसर इज सेम, ओके, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन बोथ द कंप्रेसर। अब जैसे क्या बोल रहा है, जो मास रेफ्रिजरेंट का जो मास है, जो मास यहाँ गया वही यहाँ आएगा, वही यहाँ जाएगा। तो दोनों कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट का मास है वो सेम जा रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर बोथ द कंप्रेसर। तो वी कैन राइट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस वर्क डन इन हाई प्रेशर कंप्रेसर। ओके, तो फॉर लो प्रेशर कंप्रेसर मास विल बी सेम फॉर बोथ। तो m फॉर लो प्रेशर यहाँ पे जा रहा है m मास, ठीक है, m H2 माइनस H1। फॉर हाई प्रेशर m H4 माइनस H3, क्योंकि टेम्परेचर
H1 माइनस H2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब टेम्परेचर, ये प्रेशर जब कॉम्प्रेस होगा लिक्विड, जब कॉम्प्रेस होगा तो टेम्परेचर विल भी इंक्रीज। तो ऑफिशियली सी बात है, अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। क्लियर। अब माइनस की बात करें तो आप ऐसे ले लो, ठीक है, तो 20 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, तो दिस माइनस दिस। क्लियर। तो हमारा ये आया। नाउ कॉमन ले लो m, तो m हमने कॉमन लिया तो H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3, तो हमारा वर्क डन तो हमने निकाल लिया। क्लियर। अब हम निकालेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ होता है? इवापोरेटर में। क्या हो जाएगा? मास कितना जा रहा है? m H1 माइनस H7, H1 माइनस H7। क्लियर। इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग। क्लियर। m H1 माइनस H7 और H7 इज ऑल्सो कॉल्ड HF6। ओके, ये हमने कर लिया। नाउ पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सिस्टम, हाउ मच पावर विल बी रिक्वायर्ड फॉर ड्राइव द सिस्टम? तो वर्क डन जो आपने निकालना है दोनों कंप्रेसर का अपॉन 16 किलोवाट में कर दो, आपका हो जाएगा। नाउ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट m H1 माइनस HF6, ठीक है। अब m क्या है? m आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 210 Q अपॉन H1 माइनस HF6, तो HF6 H1 माइनस HF6 कैंसिल, 210 Q बचा है यहाँ पर। क्लियर। 210 Q किलो जूल पर मिनट। तो व्हाट इज द COP ऑफ द सिस्टम? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन विच इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना आया हमारा, ये लिख लीजिए, चाहे इसको 210 Q अपॉन दिस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू 60 इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू 60 इन टर्म्स ऑफ पावर। इन टर्म्स ऑफ पावर द COP of the refrigerator, this type of two-stage refrigerator with water intercooler and subcooler will be this. क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स के बारे में, 2 स्टेज हैं, फिर बीच में अगर कोई फ्लैश चैम्बर आ गया, फिर ऐसे ही 3 स्टेज आ गया, मल्टी स्टेज आ गया, ऐसे 2-4 टाइप को आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको इसको इस टाइप का कैसे फार्मूला बनाना है, फार्मूला कैसे बनाना है, और ज़्यादातर थ्योरी ही आता है आपको, इसका ये बना देना, ये बना देना, इसको थोड़ा समझा देना है, बस काम क्लियर। तो थ्योरी ही क्वेश्चंस बनते हैं।